तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे तो ये जो हीरो है ना राइफलमैन औरंगजेब, ये वो 154 परिवार वाले जो है ना लोगों के, उन सबका बदला इनने अपने से एक ऑपरेशन में लिया है। उनका कोई पर्सनल लगाव नहीं है उस बंदे के साथ जिसको भेजा है, उसको तो वो यही बेवकूफ़ बना के भेजते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, तुम जन्नत जाओगे। वो ऑपरेशन, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बताइए। ऑपरेशन कैसे आगे अनफोल्ड हुआ, कितने समय तक चला? कुछ घंटे चला था वो ऑपरेशन। उधर से कितने थे, इधर से कितने लोग थे? अब ये मैं आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जितना हमने बुक में लिखा है। तो उस बंदे ने वहाँ जो अट्रॉसिटी करी है उस क्लिनिक में, मतलब मैं बोल के आपको बयान नहीं कर सकती, पर लिखी है हमने किताब में। उसने एक 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को नहीं छोड़ा। कब ये योजना बनती है कि हम औरंगज़ेब को किडनैप करेंगे और सिर्फ हत्या नहीं करेंगे बल्कि एक वीडियो भी बनाएंगे, उस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे? मेरे को बहुत गर्व है ये बोलने में कि ना औरंगजेब ने नीचे देखा, ना उनकी आंख में खौफ था। उनने उतनी ही हिम्मत से उधर जवाब दिया कि हाँ मैं ही था। औरंगज़ेब मेरे बेटे, तुम्हारी अम्मी हर रोज़ उसी राह को तकती रहती है जैसे तुम लौट आओगे। वो घंटों इंतज़ार करती हैं मगर तुम वापस नहीं आओगे, ये हकीकत हमें हर रोज़ सताती है। तुम्हारे बिना हमने 2018 के बाद से कभी भी ईद की खुशियाँ नहीं मनाई। हम जानते हैं कि तुम हमारे दरमियान नहीं हो, मगर इस सच्चाई को कबूल करना बेहद मुश्किल है। हमेशा तुम्हारी यादों में तुम्हारे अब्बू मोहम्मद हनीफ। ये एक ख़त है एक पिता का अपने मरहूम बेटे के नाम। बेटे का नाम है औरंगज़ेब, राइफलमैन औरंगज़ेब। बढ़िया कद काठी, 6 फीट करीब 2 इंच की हाइट। आँखें जो लोग जानते हैं औरंगज़ेब को, जानते थे, वो बताते हैं कि कुछ डार्क ब्राउन सी, भ्रम हो सकता है कि काली हैं आँखें, लेकिन है डार्क ब्राउन। अभी हम इसकी जो है पुष्टि भी कर लेंगे। अच्छा व्यक्तित्व, मिलनसार, आउटगोइंग पर्सनैलिटी, तेज़ कदमों में हमेशा एक तेज़ी, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे धाकड़ पर्सनैलिटी कि जो लोग जानते हैं औरंगज़ेब को, जो दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो देख लें तो दिल एक बार को ठहर जाए। लेकिन मैं अपनी बात को सुधारूंगा भी और पर्चे को यहाँ रोकूंगा भी, क्योंकि जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं तो हमारी चर्चाएं इस क्षेत्र की भी और यहाँ के लोगों की भी सौंदर्य तक ही सीमित रह जाती है। हम हमेशा जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों की पहचान सौंदर्य पर ले जाकर रोक देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। स्वर्ग की जब भी परिकल्पना होगी, स्वर्ग की अगर कोई परिभाषा है तो उसमें सौंदर्य के साथ एक और गुण शामिल रहेगा, वो है पराक्रम। तो औरंगज़ेब का फिर से परिचय कराते हैं। राइफलमैन औरंगज़ेब, पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, दूसरी पोस्टिंग 44 राष्ट्रीय राइफल। तेज़ रफ्तार चाल, इस बार चाल में दूसरा गुण है, तेज़ रफ्तार चाल और शार्प रिफ्लेक्सेस, ज़बरदस्त इंटेलिजेंस का नेटवर्क। ये है राइफलमैन औरंगज़ेब की दूसरी पहचान। ये दोनों पहचान हमने कहाँ से जानी? इस किताब से जो इस समय मेरे हाथ में है, राइफलमैन औरंगज़ेब, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ राइफलमैन औरंगज़ेब, ये पूरा नाम है। किताब छापी है पेंगुइन ने, इस पर इसका मूल्य लिखा है 399 रुपये, और इसकी ऑथर हैं दामिनी पुनिया, जो आज हमारे साथ हैं किताब वाला के इस अंक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। औरंगज़ेब की बहादुरी पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात उस चीज़ की जो 2018 में हमारे सामने आई और जिससे एक बड़ी पहचान तो औरंगज़ेब की पहले से ही थी उनकी बहादुरी के नाते, लेकिन इससे पूरे देश भर में बड़ी खबरें बनी। 2018 की ईद वाले दिन क्या हुआ था? तो मैं आपको थोड़ा शुरुआत से बताऊंगी कि ईद एक त्यौहार है मोहम्मद हनीफ के घर पे, जब जितने बच्चे उनका बड़ा बेटा भी जैसे फ़ौज में था, वो सारे ईद पे अपने घर लौटते हैं छुट्टी मनाने। ईद थी 15 जून 2018। 13 जून औरंगज़ेब अपनी यूनिट की लोकेशन पे थे, शादीमार ब्लॉक शोपियाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 44 राष्ट्रीय राइफल्स में।
तो उनके कंपनी कमांडर ने उनसे पूछा कि इस साल ईद के लिए घर नहीं जा रहे। तो उस साल काफ़ी तनाव का माहौल था उस बेल्ट में जहाँ उनकी यूनिट लोकेटेड थी। क्यों? तो काफ़ी सारे क्या बोलेंगे आप, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे। काफ़ी सारी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट काफ़ी चल रही थी। वो ऐसा नहीं है कि 2018 में ही थी, बट 16, 17, 18, 16 में बुरहान वानी की डेथ हुई थी। काफ़ी अनरेस्ट था कश्मीर में जो 18-19 तक चलता रहा था। तो औरंगज़ेब का मानना था कि जब इतना तनाव का माहौल है तो मैं ईद इस बार अपनी यूनिट लोकेशन में ही मना लेता हूँ, मैं नहीं जाता घर। बट कंपनी कमांडर ने कहा कि तुम जाते हो हर साल, तुम्हारा घर यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो बेशक जाइए। तो ऑफ कोर्स खुशी तो होगी उनको कि चलो ईद की छुट्टी मिली। तो 14 जून को सुबह वो तैयार हुए कि मैं घर के लिए निकलता हूँ। शोपियां में उनने अपनी यूनिट लोकेशन के बाहर से एक टैक्सी ली और वो अपने घर के लिए निकले जो सलानी है। तो शोपियां से सलानी जाने के लिए आपको एक रोड क्रॉस करनी होती है जिसका नाम है मुगल रोड। मुगल रोड बर्फ़बारी के समय बंद हो जाती है, बट बाकी समय वो जो डिस्टेंस है शोपियां से सलानी का, पुंछ का, वो सिर्फ 3 घंटे का है। मुगल रोड वही है हमने बचपन में जो पढ़ाई की। मुगल रोड बंद हो जाती है इसलिए राजधानी बदलती है। इसीलिए बदलती है। वहाँ पर एक पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, पीर की गली, वहाँ नेटवर्क वगैरह भी नहीं आता है। तो वैसे तो काफ़ी सिक्लूडेड अगर हम बोलेंगे रोड है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट है नहीं। मैं भी गई हूँ उस रोड पे, कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं। तो औरंगज़ेब अपनी यूनिट से निकले थे अपने घर के लिए कि अगले दिन ईद है, 3 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा और अगले दिन पूरे परिवार के साथ ईद मनाएंगे। उनके बड़े भाई उस टाइम फ़ौज में थे, वो भी अपनी यूनिट लोकेशन से घर पहुँचे थे। तो यूनिट से निकलती कुछ दूर आतंकवादी उनकी गाड़ी में घुसे, वहाँ से उनको अगवा करा, उनको जंगलों के बीच लेके गए और वहाँ बहुत ही बेरहमी से उनको टॉर्चर करा है, उसका वीडियो बना है और उनकी उतनी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। तो वो जो ईद थी 2018 की 15 जून, औरंगज़ेब घर आए थे हर साल की तरह, वो वादा उनने निभाया था। पर इस साल सेवैयाँ खाने नहीं आए थे, वो तिरंगे में लिपट कर अपने जनाजे में आखिरी बार अपने घर आए थे 2018 की ईद। वो ईद है और आज का दिन है, उनके परिवार ने ईद नहीं मनाई है। तो ऐसी थी 2018 की ईद। औरंगज़ेब जब घर जाने के लिए निकले, राइफलमैन औरंगज़ेब जो उस समय 44 राष्ट्रीय राइफल में थे, जब घर जाने के लिए निकले तो उनके साथ कुछ और साथी भी थे, आप मुझे करेक्ट करती चलिएगा। और घर जाने के लिए वो जहाँ पे पोस्टेड थे वहाँ से घर की दूरी यही 6-7 किलोमीटर, और वहाँ जाने के लिए उन्होंने एक कैब ली, एक लिफ्ट ली एक गाड़ी से, और इस गाड़ी के तार आगे चलकर औरंगज़ेब की किडनैपिंग, आतंकवादियों ने उनका अपहरण किया था उस चीज़ से, और जिस तरह से उनकी हत्या की गई उससे जुड़े। क्या सिक्योरिटी में कोई कमी रह गई थी? एक आपका बहादुर जवान जो उसके बीते दिनों पीछे के 1-2 साल में तमाम सारे ऑपरेशंस में शामिल रहा है, वो निकलते हैं अपने सेंटर से घर जाने के लिए, कैब लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है क्योंकि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जुड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या कमी रह गई थी और आगे चलकर इसमें क्या सुधार किए गए? तो पहले तो क्या ऐसा औरंगज़ेब, कोई नियम बनाया गया कि अब हमारे जवान इस तरह, मतलब ऐसे कोई भी वाहन लेकर, कोई भी प्राइवेट टैक्सी लेकर, किसी से भी लिफ्ट लेकर अपने घर तक नहीं जाएंगे? तो पहले तो औरंगज़ेब अकेले निकले थे छुट्टी के लिए। उनका घर वहाँ से करीबन 3-4 घंटे दूर है अगर आप गाड़ी से जाएं तो। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो उसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को, छुट्टी पर एज अ सिविलियन, सिविल कपड़ों में बिना हथियार के वो जा रहे थे। तो सिक्योरिटी लैप्स नहीं बोलूँगी, औरंगज़ेब के आपको उस टाइम पे लगता है कि आखिरी मोमेंट पे छुट्टी मिली है। अभी ईद के टाइम पे कोई कॉन्वॉय का मूवमेंट नहीं होता, कॉन्वॉय अगर नहीं जा रही है उस रास्ते पर तो आपको लगता है कि ठीक है, एज अ सिविलियन मैं निकल जाता हूँ, एक टैक्सी ले लूँगा, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ौजी हूँ और 3 घंटे दूर है, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। ये सोच के आप निकलते हो कि आप ये कभी सोच के नहीं निकलोगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको लगता है कि ये मेरी स्टेट है, मेरे लोग हैं,
वो दिखते भी बड़े, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग दिखते थे। जैसे फ़ौजियों को जब ऐसी किसी पोजीशन पे या ऐसी जगहों पे जब वो पोस्टिंग जाते हैं तो उनका अपना हुलिया भी चेंज करना पड़ता है, उनके बाल लंबे करने पड़ते हैं, दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो मिक्सअप करें लोकल लोगों के साथ। औरंगज़ेब का वो प्रॉब्लम भी नहीं था। तो मुझे लगा, मेरी सोच है कि उनको लगा होगा कि 2-3 घंटे का रास्ता है, छुट्टी जा रहा हूँ, कॉन्वॉय मूव है नहीं, छुट्टी मिली है बड़ी मुश्किल से, तो चले जाता हूँ। बट मुझे जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैं आर्मी में एज एन ऑफिसर या मैं आर्मी में सर्व नहीं कर रही हूँ, बट उसके बाद से कोई जवान को प्राइवेट गाड़ी लेकर जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जाना अलाउड नहीं है। आप सिर्फ कॉन्वॉय मूव के साथ ही मूव करेंगे। अगर कॉन्वॉय का मूवमेंट नहीं है उस दिन तो आप नहीं मूव करेंगे। जैसे फ्राइडे को जनरली कॉन्वॉय का मूव नहीं होता। थोड़ा आरोपी से भी परिचय करा दीजिए, कॉन्वॉय में क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं? रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो तो पहले भी थी। रोड ओपनिंग पार्टी होती है जिसमें इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री के जवान होते हैं। उनका काम होता है ये मेक श्योर करना कि जो सड़क है जिस पे कॉन्वॉय मूव होगा वहाँ पे कोई आतंकवादी ना छुपा हो, वहाँ पे किसी तरीके की कोई आईडी ना लगाई हो। तो आपकी कॉन्वॉय की सेफ्टी इंश्योर करनी है, बिकॉज उस कॉन्वॉय में हज़ारों जवान, कोई छुट्टी जा रहा है, कोई छुट्टी से आ रहा है, कोई लोकेशन चेंज कर रहा है। तो सुबह कुछ 5-5:30 बजे आरोपी लगती है और शाम के ही 5 बजे आरोपी हट जाती है। उसके बीच में ही कॉन्वॉय का मूव है। अगर कॉन्वॉय अपनी लोकेशन नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश और आरोपी हट गई है तो कॉन्वॉय जो नज़दीकी आर्मी बेस है वहीं रुक जाएगा। कॉन्वॉय को चलने की अनुमति नहीं है आरोपी हटती। एक जब भी हम औरंगज़ेब की तस्वीरें तमाम देखते हैं और 2018 में जब ये केस हुआ था तब भी बहुत खबरें आई थी, तो दो सवाल, एक तो ये सवाल मन में आता है कि हमने हमेशा वैसा सोचा है ना कि अगर हम किसी फ़ौज से जुड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में छवि वही बनती है कि बिल्कुल छोटे छोटे से बाल होंगे, क्लीन शेव्ड। लेकिन जब हम औरंगज़ेब की हमने तस्वीरें देखी 2018 से पहले भी और फिर 2018 में भी, तो हमने बिल्कुल एक अलग लुक उनका देखा, जिसके कई कारण हैं। तो पहले तो आप वो बताइएगा कि लोगों को कई बार देख के लगता है कि यार ये अगर फ़ौज में है तो कैसे इनको बाल बढ़ाने की, दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन मिल गई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ गेम प्लान्स होते हैं, कुछ रणनीतियाँ होती हैं। तो उससे आप परिचय कराइएगा और उसके बाद ही बताइएगा कि कैसे इसका फ़ायदा कश्मीर में औरंगज़ेब को मिला इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तमाम ऐसी जगहें जहाँ शायद किसी और के लिए जाना उतना सुलभ नहीं होता फ़ौज से ही, लेकिन वहाँ औरंगज़ेब की आना जाना काफ़ी सुलभ था। इन सब चीज़ों का कैसे उस लुक से फ़ायदा मिला और ये लुक की परमिशन सेना के अंदर से कैसे मिल पाई? पहले तो जैसे आप जानते ही हैं कि हर फौजी एक जैसा दिखता है। अगर आप किसी और एरिया में देखें, अगर आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट भी चले जाएं तो बड़ा आसान होता है बताना कि कौन फौजी है, हाँ वही मैंने कहा कि और कौन नहीं है। तस्वीर हमारे मन में रहती है। क्रू कट हो या वो शर्ट एकदम टक इन करके बेल्ट लगाते हो, क्लीन शेव्ड, एकदम वो सारे फौजी एक बराबर दिखते हैं। बट कई ऐसे इंसर्जेंसी वाले इलाके हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ सेफ्टी रीजंस की वजह से आपको बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति है। कश्मीर उसमें से एक एरिया है। सो उस रीज़न से ही औरंगज़ेब ने भी, तो क्या होता है कि आपके लिए लोकल पॉपुलेशन में मिक्सअप होना थोड़ा इजी होता है। बाकी अगर कोई आतंकवादी है उसको वो पहचानना कि ये फ़ौजी है, वो उसके लिए वैसे बड़ा आसान होगा अगर आप क्लीन शेव और अपने क्रू कट में जा रहे हो। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए आर्मी में परमिशन होती है, ना सिर्फ औरंगज़ेब को, हर जवान को जो आरआर में हो, जिसकी यूनिट कश्मीर में हो, उसको परमिशन होती है अपनी दाढ़ी बढ़ाना। औरंगज़ेब के लिए ज़्यादा फ़ायदे में इसलिए था क्योंकि वो लोकल हैं, उनको भाषा आती है जम्मू कश्मीर की, जो लोकल डायलेक्ट है वो उनको आता है। फिर वो दिखते, ऑफ कोर्स क्योंकि वो उस एरिया को बिलोंग करते हैं तो वो दिखते वैसे हैं। सो उनके लिए थोड़ा उस चीज़ में आसान था कि वो अपना फ़िरन वगैरह पहनकर, अपनी दाढ़ी बढ़ाकर कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बाहर जाना, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, उन सब से मिलना, इन्फॉर्मेशन लेना, वो उस चीज़ में उनके काफ़ी काम आया था। जो उनका लुक आप बुक के कवर पे भी देखेंगे, तो वो लुक उनके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टाइम पे काफ़ी काम आया उनके। A++ मिलिटेंट्स मतलब जनरली पुलिस और आर्मी में एक ये, जब आप फाइलिंग करते हो उसमें एक्सप्लेनेशन का एक तरीका होता है कि
A+ और A++ मिलिटेंट्स की कैटेगरी में उनको डालते हैं जो मान लो लश्कर के कमांडर हैं, जैश ए मोहम्मद के कमांडर हैं, बड़े हाई प्रोफाइल हैं, काफ़ी सारे अट्रॉसिटीज़ कर चुके हैं। वैसे ही एक वो कैटेगरी, वो A++ उनसे में नीचे आ वाले जाएंगे। A+ फिर एक A कैटेगरी आ जाएगी जिसमें वो कमांडर लेवल पे नहीं है बट काफ़ी अट्रॉसिटीज़ कर चुके हैं। फिर B कैटेगरी आ जाएगी कि कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है, एक आधा कुछ जगह इन्वॉल्व थे। C कैटेगरी आ जाएगी कि बस अभी नाम ही जैसे दाखिल हुआ है। सो ऐसे करके वो लोग उनकी कैटेगरीज बना के रखते हैं जो हमने बुक में भी एक्सप्लेन करी हैं सारी कैटेगरीज। तो मुझे लगता है कि जो हमने A++ मिलिटेंट्स के ऑपरेशंस एक्सप्लेन करे हैं बुक में, उसका जो इंटेल था, इंटेलिजेंस थी, वो औरंगज़ेब के इन कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू ही हमें मिल पाई थी। तो उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ताला राशिद कौन सी कैटेगरी का? तला राशिद A++ कैटेगरी के मिलिटेंट थे क्योंकि वो हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े कमांडर थे। जैसे आज 6 साल हो गए हैं और अजहर पुलवामा को। मसूद का भतीजा भी। हाँ जी, मसूद अजहर के भतीजे थे। इनफैक्ट बहुत ब्रीफली मेंशन किया है मैंने बुक में, पर ये आपको मैं बताती हूँ। 1999 में एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट हाईजैक हुई थी, IC-814, नेपाल से दिल्ली की। वो हाईजैक जिनने कराई थी, मुफ्ती अब्दुल अजहर, उनके बेटे थे तला राशिद। सो उस फ्लाइट को 8 दिन के लिए हाईजैक रखा था। उसके ऊपर अभी कोई एक मूवी या सीरीज़ भी आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर। 8 दिन के लिए हाईजैक थी वो फ़्लाइट। उसमें 154 पैसेंजर्स थे। वो 154 पैसेंजर्स के जो परिवार वाले थे, वो हर रोज़ उसी खौफ में जी रहे थे कि पता नहीं लौटेंगे कि नहीं, पता नहीं लौटेंगे कि नहीं, और हमने एक पैसेंजर को खोया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे तो ये जो हीरो है ना राइफलमैन औरंगज़ेब, ये वो 154 परिवार वाले जो हैं ना लोगों के, उन सबका बदला इनने अपने उस एक ऑपरेशन में लिया है। क्योंकि वो जो इंसान है जिसने वो हाईजैक करवाया, उसको वो दर्द उस दिन महसूस हुआ जिस दिन इनने कश्मीर में ऑपरेशन करा है। हम उस ऑपरेशन पे विस्तार से बात करेंगे, पहले थोड़ा परिचय भी करा दें। मसूद अजहर का भतीजा था तला राशिद। तला राशिद को मसूद अजहर ने ही 2017 के आसपास, 2016-17 के आसपास कश्मीर में प्लांट कराया गया था, यहाँ पर मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलकर तला राशिद का ही सामना औरंगज़ेब, राइफलमैन औरंगज़ेब से होता है और वहाँ से तमाम घटनाक्रम बदलते भी हैं। औरंगज़ेब का एक सफल ऑपरेशन भी रहता है तला राशिद के सामने। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तला राशिद का परिचय आपसे हो चुका है, आप तला राशिद और औरंगज़ेब के ऑपरेशन के बारे में बता रही थी। सो तला राशिद, जैसे बहुत सारा जो इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी है कश्मीर में, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पड़ोसी मुल्क से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसमें तला राशिद भी उसी का एक हिस्सा थे, जिनको बॉर्डर पार से प्लांट किया गया था कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए, जिसमें जो कश्मीर का यूथ है उनको इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए, अपने तिरंगे के खिलाफ हथियार उठाने के लिए जो इन्फ्लुएंस करने बंदा आया था, उसका नाम था तला राशिद। और कितना पागलपन है कि तला राशिद का जो बाप था, उसने ही वही आकर अपने भाई मसूद अजहर को बोलता है कि अगर वहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन करने हैं कश्मीर में तो एक ही व्यक्ति है जो कर सकता है, और फिर अपने बेटे का नाम रिकमेंड करता है। इस किस्म का पागलपन तो उनके लिए तो ये गर्व की बात है ना, उनके लिए तो मतलब ये जन्नत जाने का रास्ता है। सो उनके लिए, तला राशिद के लिए भी ये है कि अगर मैं चुना गया हूँ ना हिंदुस्तान जाने के लिए और हिंदुस्तान में आतंक मचाने के लिए, तो मतलब मैंने बहुत कुछ बड़ा काम किया है पाकिस्तान में। और फिर भारत आने के बाद तला राशिद के क्या प्लान रहते हैं और वो किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं, Of course, और औरंगज़ेब और उनकी टीम से कैसे सामना होता है। सो तला राशिद का भारत आने के बाद ऑफकोर्स ये लोग अपने अलग अलग एजेंडा लेके बॉर्डर पार आते हैं, जिनके एजेंडा में इनका ये होता है कि यूथ को इंडोक्ट्रिनेट करना, यूथ को रिक्रूट करना। जो यंग बच्चे हैं कश्मीर में, पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं हैं, उनको रिक्रूट करना इनका एम होता है, जो ये लोग अपने फ़ोन के थ्रू भी करते हैं, वीडियो सर्कुलेट करना, सब कुछ करना। बट यहाँ आके तला राशिद अपना एक नेटवर्क बना रहे थे कश्मीरी लोगों को ही हिंदुस्तान के अगेंस्ट यूज़ करके। उसमें कामयाब तो मैं नहीं बोलूँगी, पर उनने काफ़ी सारी अट्रॉसिटीज़ करी कश्मीर में। काफ़ी सारी पैरामिलिट्री इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी गाड़ियों पे अटैक करने की कोशिश करी, कॉन्वॉयज़ पे अटैक करने की कोशिश करी, पर एक गांव में आके ये अटक गए थे जहाँ पे इन लोगों को कुछ वेपन्स और कुछ बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए 1-2 दिन रुके थे।
तो सारे फौजियों के अपने इन्फॉर्मर होते हैं, सोर्स होती है, वहाँ से इनको खबर आई थी कि तला राशिद, कौन से गांव में? ये शोपियां के पास में ही एक गांव है बरत कला करके, वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे ये लोग अभी हैं, छुपे हुए हैं। और अब वो इंटेल सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर आप अपनी इंटेल पे एक्ट करते हो, उस इंटेल पे एक्ट किया। जब आपने एक्ट किया तो ऑफकोर्स जो आपका सोर्स है उसको ये नहीं पता कि तला राशिद आया है, आपका सोर्स आपको बोलेगा कुछ आतंकवादी के आने जाने की हलचल है। तो उस टाइम पे औरंगज़ेब की कंपनी ने जाकर उस गांव में भरत कला में कॉर्डन एंड सर्च किया था, जहाँ पे आप पूरे उस एरिया को घेर लेते हो पहले बाहर से, एंड अंदर आप हाउस टू हाउस अपना सर्च करते हो। वहाँ पर औरंगज़ेब और तला राशिद का आमना सामना हुआ था, और तला राशिद का तो वो आखिरी दिन था। तो और वो ऑपरेशन, थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बताइए, ऑपरेशन कैसे आगे अनफोल्ड हुआ, कितने समय तक चला? कुछ घंटे चला था वो ऑपरेशन। उधर से कितने थे, इधर से कितने लोग थे? अब ये मैं आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जितना हमने बुक में लिखा है। कुछ 5-6 लोग थे उस तरफ से, कुछ एक औरंगज़ेब की पूरी कंपनी थी, जो कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, वो लोग थे यहाँ से, जहाँ पे उन लोगों को पूरा, अब आपको उसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जिसमें गांव वालों को एक सेफ जगह पे आप इकट्ठा करते हो, उनका वेरिफिकेशन करते हो उनकी आइडेंटिटी का, उसके बाद आप अपना सर्च शुरू करते हो। ये ज़्यादा दर्दनाक इसलिए था क्योंकि तला राशिद छुप गया था गांव के क्लिनिक में। तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, एक बुज़ुर्ग आदमी भी था, डॉक्टर भी था। तो उस बंदे ने वहाँ जो अट्रॉसिटी करी है उस क्लिनिक में, मतलब मैं बोल के आपको बयान नहीं कर सकती, पर लिखी है हमने किताब में। उसने एक 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को नहीं छोड़ा। तो वहाँ से जब उसने फिर भागने की कोशिश करी कि अब तो चारों तरफ से घेर लिया गया है और मैं अगर बच जाऊँगा तो ये जो मेरे प्यादे हैं वो तो यही सोचेगा कि मेरे ये जो 5-6 लोग मेरे साथ हैं ये तो मैं और रिक्रूट कर लूँगा, क्योंकि आप तो यही सोच के आते हो ना कि मैं तो पता नहीं क्या तोप हूँ। तो जब उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी, तब उसका एक मोड़ पे औरंगज़ेब से आमना सामना हुआ, और वहाँ से भी उसने जब भागने की कोशिश करी तो फिर वो औरंगज़ेब की गोली का शिकार हुआ। तो यहाँ पर जो आतंकी नेटवर्क था, खासकर तला राशिद और अज़हर मसूद से जुड़ा हुआ आतंकी नेटवर्क, उनकी औरंगज़ेब से दुश्मनी की वजह क्या यही ऑपरेशन था, या वो इंटेलिजेंस भी थे जो औरंगज़ेब अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय नागरिक बन के रह रहे थे और जुटा रहे थे? दुश्मनी की मेन वजह क्या थी और आगे क्यों अपहरण का प्लान बनाया गया? मेरे ख्याल से तो दुश्मनी की वजह तला राशिद की मौत थी। मैं ये आपको अपनी सोच से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मसूद अज़हर की क्या सोच है। मेरी सोच ये है कि मसूद अज़हर जैसे लोग जो हैं उनके लिए कोई दूसरा आतंकवादी जिसको वो कहीं भेजते हैं, शायद वो सुइसाइड मिशन हो, इंडियन पार्लियामेंट पे उन्होंने अटैक करवाया था, उनका कोई पर्सनल लगाव नहीं है उस बंदे के साथ जिसको भेजा है। उसको तो वो यही बेवकूफ़ बना के भेजते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी, तुम जन्नत जाओगे, उससे कोई लगाव नहीं है। पर जब अपने को लगती है ना, तब यहाँ लगती है। तो जब उसके खुद के भतीजे तला राशिद को मारा, तब उनने एक रैली करी थी पाकिस्तान में, जहाँ पे उनने जितने टेरर आउटफिट हैं, वो जैश हो, हिजबुल हो, लश्कर हो, उन सबको बोला कि अब हम सब एक होंगे। और ये जो, तब भी उसने सिर्फ तला राशिद नहीं बोला, उन्होंने कहा तला राशिद और हमारे जो बाकी भाई हैं उनकी मौत फिजूल नहीं जाएगी, उसका बदला लेंगे। तो वो बदले की भावना उनके दिल में भी तब आई जब अपने को लगी, और वही भावना फिर अब औरंगज़ेब को जब लगी तो फिर पूरी भारतीय सेना में भी तो वो बदले की भावना आई। तो मेन रीज़न तला राशिद का जो एनकाउंटर था वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि ऐसी रैलियां हुई हैं बॉर्डर पार पीओके में, जहाँ पे उनका था कि इसका बदला लिया जाएगा। लोगों के सर पे पैसों की बाउंटी लगाई है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप बदला लें। तो बहुत बड़ा कारण था तला राशिद का इनकाउंटर। शोपिया के पास गांव में तला राशिद का इनकाउंटर होता है और गोली राइफलमैन औरंगज़ेब की बंदूक से निकली होती है। इसके बाद कब ये प्लान बनता है? क्या निशाने पर औरंगज़ेब ही रहते हैं या कुछ और भी फ़ौज से जुड़े लोग? कब ये योजना बनती है कि हम औरंगज़ेब को किडनैप करेंगे और सिर्फ हत्या नहीं करेंगे बल्कि एक वीडियो भी बनाएंगे, उस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे? मतलब एक
खौफ पैदा करने का प्रयास, असफल प्रयास, ये सारी योजनाएं कब बनती हैं और इसमें तला राशिद का एनकाउंटर और इसके बीच में कितना फ़र्क रहता है? मेरे ख्याल से करीबन 2 साल का समय था इसके बीच में। ऑफ कोर्स जब आप ये प्लानिंग करते हो तो आप बाय नेम प्लानिंग नहीं करते हो कि राइफलमैन औरंगजेब को उठाएंगे, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप अभी आगे जिक्र भी करेंगे उसका कि जो वीडियो सामने आया था उस वीडियो में पहला सवाल ही ये था कि पहचान को लेकर कि तुम ही औरंगजेब हो, तो कहते हैं कि हाँ मैं औरंगजेब। हाँ, उनने पूछा था कि नाम क्या है तुम्हारा, एंड उनको सिर्फ ये कंफर्म करना था कि क्या उस एनकाउंटर में तुम थे। हाँ, उनका मेजर क्वेश्चन ये था। उनको ये पता था कि ये कौन सी यूनिट ने करा है, कौन सी कंपनी ने करा है, इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी। उसमें बाय नेम फ़ोटो के साथ ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता उनके पास इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होगी। उतना तो आर्मी का सिक्योरिटी अपैरेटस स्ट्रॉन्ग है कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती उनके पास, बट उनको था कि इस कंपनी ने करा है। तो अब तभी उनने जब औरंगज़ेब ईद के लिए घर निकले और उनको अगवा करा, तो जब वीडियो बनाया तो उनने यही पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और क्या तला राशिद के इनकाउंटर में तुम थे। और मेरे को बहुत गर्व है ये बोलने में कि ना औरंगज़ेब ने नीचे देखा, ना उनकी आंख में खौफ था। उनने उतनी ही हिम्मत से उधर जवाब दिया कि हाँ मैं ही था। और उसके अलावा उनने एक भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने उनको पता था वो उनका आखिरी वक्त है, उनने तब भी एक भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी के बारे में आतंकवादियों के साथ नहीं शेयर करी। और मुझे लगता है यही स्पिरिट है फ़ौज की, कि इसीलिए लोग फ़ौज में आते हैं। यही वो स्पिरिट है कि आप मर भी रहे हो ना, तो आप अपने जो बाकी साथी हैं ना उनकी जान दाव पे लगा कर नहीं मरोगे। एंड ऑफ कोर्स तला राशिद का इनकाउंटर था, उनने देश के लिए करा, फिर देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, और मैं चाहूँगी कि देश उनको याद रखे ज़िंदगी भर। बिल्कुल। और इस हत्याकांड के बाद मई 2018 के बाद इस दिशा में क्या क्या ऑपरेशंस हुए, जो लोग इसमें शामिल थे, जो आतंकवादी, क्या उन पर भी कोई कोई एक्शन हुआ? एक उदाहरण तो हमारे पास 18 मई 2019 का, जब आतंकवादी शौकत अहमद डार को मारा गया था। क्या इसके अलावा भी औरंगज़ेब की हत्या में, अपहरण में जो आतंकवादी शामिल थे उन पर कोई कार्रवाई आगे हुई? काफ़ी। ये तो मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि औरंगज़ेब की मौत खाली नहीं गई है। आज हम बात भी कर रहे हैं यहाँ बैठकर, पक्का कश्मीर में कोई ना कोई यूनिट कहीं ना कहीं ऑपरेशन करके आतंकवादियों को एलिमिनेट कर रही है। 44 राष्ट्रीय राइफल्स का ही मोटो चेंज हो गया था औरंगज़ेब की मौत के बाद। उनने कहना शुरू कर दिया था नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। और पहले क्या मोटो था? पहले सबके अलग अलग होते हैं, आज कांटेक्ट होगा आतंकवादियों के साथ जो भी, बट औरंगज़ेब की मौत उनको ऐसे चुभी कि उसके बाद उनने बोलना शुरू कर दिया था कि ना माफ़ करेंगे ना भूलेंगे। और इतने इनकाउंटर हुए हैं उसके बाद कश्मीर में जिसकी कोई सीमा नहीं है, और होने भी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई अगर आपके घर घुसा है तो उसको निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है, और वो भारतीय सेना बखूबी कर रही है। आपने इस किताब की रिसर्च के लिए 4 या 5 बार आप जम्मू कश्मीर गई, वहाँ काफ़ी समय भी आपने बिताया, औरंगज़ेब के परिवार के साथ भी, अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों के साथ भी। एक तो औरंगज़ेब ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई, उनके साथियों ने जो बहादुरी दिखाई, और फिर जो मई 2018 वाली घटना हुई, उनका अपहरण और कत्ल किया गया जून 2018, माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद एक असर तो आपने अभी बताया कि तमाम स्तर पर ज़्यादा सक्रियता दिखाई गई, पहले भी रहती होगी, आगे और सक्रियता दिखाई गई। कई ऑपरेशंस भी हुए, सफल ऑपरेशन भी, कई आतंकियों को मारा भी गया जो इस घटना में शामिल थे, उनको भी और अलग से भी। क्या आपका क्या एनालिसिस है? क्या इस स्तर पे भी कोई बदलाव हुआ, जो एक बदलाव औरंगज़ेब लाना चाहते थे कि यूथ ज़्यादा सकारात्मक दिशा में बढ़े, उनका ब्रेन वॉश जो भी तंत्र कर रहा है वो तंत्र निष्प्रभावी हो, युवाओं के पास बेहतर काम हो अपना समय और अपनी ऊर्जा लगाने के लिए? क्या इस दिशा में भी कोई बदलाव 2018 से लेकर अब तक हुआ? आपका अपना क्या एनालिसिस है? काफ़ी हुआ, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, उदाहरण सहित बता पाएंगे तो? काफ़ी डेवलपमेंट पहले भी, अगर आपको, मुझे नहीं पता जानकारी है कि नहीं, ऑपरेशन सद्भावना एक चलता है, इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है। हाँ। जो पिछड़े एरियाज़ हैं वहाँ के यूथ को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने का।
अभी भी मुझे है कि हमारी देश की सरकार इतने सारे डेवलपमेंट मेजर्स ले रही है। पहले तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर रही है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, जेडमो टनल इनॉग्रेट हुई है। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पर कनेक्टिविटी टूट जाती है वहाँ पे ऐसा लगता है दूसरा ही देश हो गया, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाते हो उस देश के साथ। काफ़ी सारी नौकरियाँ आई हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इतना बात नहीं करते हैं कश्मीर के लोगों की देशभक्ति के बारे में, जबकि उनके दिल में देशभक्ति इतनी भरी है। जब मैं खुद गई हूँ, मैं वहाँ के लोगों से मिली हूँ, वहाँ के लोगों में जो कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पर भी हैं, दिल्ली विल्ली में, वैसे ही कश्मीर में भी कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो एक नेगेटिव आइडियोलॉजी फैलाते हैं। जैसे बुरहान वानी के टाइम पे उनको बड़ा हीरो वर्शिप करने लग गए थे कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बुरहान वानी के जैसा करो। तो मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण हमें क्रिएट करने चाहिए कि कश्मीर का कोई लड़का हो 15-16 साल का जो बोले भाई मुझे ऐसे बनना है, क्योंकि ये भी तो हम में से एक है। जैसे राइफलमैन औरंगज़ेब है कि कश्मीर का आज बच्चा उठ के बोले कि मैं बुरहान वानी क्यों बनूं, मैं राइफलमैन औरंगज़ेब बनूंगा। वो पेट्रियाटिज़म जो है वो जगा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो बहुत सैड बात है। बट वो पेट्रियाटिज़म जगा के रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि जो हमारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं ये उन सब लोगों को, उन सब बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा एंडेवर है जो हमारे देश की सरकार कर रही है। ठीक है, हमने औरंगज़ेब और उनकी बहादुरी से जुड़े जिन ऑपरेशंस में वो शामिल रहे उससे जुड़े तमाम किस्से साझा किए, और जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से तमाम आतंकियों ने मिलकर उनको अपहरण किया और फिर निशंस तरीके से हत्या की, उसका वीडियो भी बनाया, उस पर भी बात की। उनकी वीरता को तो याद रखा ही जाएगा। और साथ में अब थोड़ी बात इंडियन आर्मी की भी करते हैं। एक पिक्चर आई थी शौर्य के मेनन की, तो मुझे उसका एक डायलॉग बड़ा याद रहता है हमेशा। वैसे तो उसके कई डायलॉग याद रहते हैं कि के मेनन अपना LOC के पास बैठे होते हैं। वो शुरू का ही सीन है जब उनसे इंक्वायरी के लिए गए होते हैं एक दूसरे मेजर, तो बड़ी लंबी सांस लेके कहते हैं कि मेजर यहाँ की फ़िज़ा ही अलग है। तो जब मैं ये किताब पढ़ रहा था और चन्नी लाल द्वार का जिक्र आया और वहाँ के अंदर की जो दुनिया थी उसका जिक्र आया, तो मुझे के मेनन का यही डायलॉग याद आया, यहाँ की फ़िज़ा ही अलग है। तो थोड़ा हमको बताइए चन्नी लाल द्वार, उसके अंदर की दुनिया, और ऑब्वियसली आप ये भी बताएंगे कि वहाँ पर क्या किन किन ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। आई एम श्योर औरंगज़ेब ने भी यही डायलॉग बोला होगा अपने सेंटर में घुस के। उनका बचपन से एम था कि उन्हें फ़ौज में जाना है। तो जब उन्हें अपना रिटर्न मेडिकल सब क्लियर कर लिया तो वो ट्रेनिंग के लिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर जो श्रीनगर में है। और इसी का मुख्य द्वार है, इसका मुख्य द्वार है चुन्नी लाल द्वार, जो नायब सूबेदार चुन्नी लाल जी के नाम पे है, जो अशोक चक्र, वीर चक्र और काफ़ी अवार्ड, और आपने बड़े रोचक तरीके से उसका जिक्र भी करा। काफ़ी उनको अवार्ड्स वगैरह मिले थे। तो उसके अंदर दुनिया एकदम अलग है। मैं खुद 28 साल फ़ौज के कैंट्स में रही हूँ, वो दुनिया ही अलग है। स्पेशली इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, यहाँ पे हर मज़हब के लोग हैं और कोई मज़हब भी नहीं है। सबसे रोचक बात ये है, वहाँ औरंगज़ेब थे, वहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पे हिंदू थे, पर वहाँ ना हिंदू था, ना सिख था, ना मुस्लिम था, वहाँ सिर्फ एक सैनिक था। तो जब वो जाते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लेकर जाते हैं। जब वो आप चुन्नी लाल द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेके जाते हैं कि मैं औरंगज़ेब सन ऑफ सो एंड सो, मैं मुस्लिम, मैं गुजर, जो भी मेरी आइडेंटिटी है मैं लेके घुसता हूँ। पर वहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं आप सिर्फ एक भारतीय सेना के सैनिक हैं। फिर आप अपनी पूरी आइडिया भूल जाते हैं। आर्मी में एक कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म स्थल का, जहाँ पे एक ही छत के नीचे हर मजहब की पूजा होती है। हाँ, सबके धार्मिक स्थल वहाँ बने होते हैं। सबके धार्मिक स्थल एक ही जगह पे। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा धार्मिक स्थल है तो मैं ईद के समय ही जाऊँ या मैं दीपावली पे ही जाऊँ। वहाँ पे आपको एक सिख सोल्जर भी अजान में दुआ पढ़ता दिखेगा, वहाँ पे आपको एक हिंदू भी गुरबानी गाएगा, और वहाँ पर एक मुस्लिम सोल्जर भी हरे कृष्णा रामा कृष्णा करते हुए आपको दिखेंगे। वो ब्यूटी जो है फ़ौज की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं,
वहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो सुबह से शाम, ये लोग फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, ड्रिल ट्रेनिंग हो गई, टैक्टिक्स की ट्रेनिंग होगी, जो भी फौजियों की ट्रेनिंग होती है वो सब करते हैं। और जब ये लोग रात को वापस अपने अपने टेंट्स में, कैंप्स में, जहाँ भी ये लोग रह रहे होते हैं वहाँ आते हैं, तो वहाँ कोई इनमें भेदभाव नहीं है। और थोड़ा जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बारे में भी, जम्मू एंड पहले कश्मीर कौन-कौन से ऑपरेशन में लाइट शामिल रहे? इन्फेंट्री 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो 47-48 में एक जंग हुई थी जिसमें कबाली पाकिस्तान के सपोर्ट से कश्मीर में घुस आए थे। उस टाइम पे एक फोर्स क्रिएट करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया करके। वो फोर्स जो थी उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन कबालियों को हमारे देश से बाहर करने की। उसके बाद ये जो मिलिशिया फोर्स थी ये एक वॉलंटियर फोर्स थी जो ज्वाइन करना चाहे। उसके बाद इन लोगों ने 65 की वॉर हो, 62 की वॉर हो, कारगिल वॉर हो, सब में बखूबी और 60s में ही नाम भी बदला, 80s में फिर, क्योंकि इन लोगों को इतने अवार्ड्स, इतने मेडल्स, इतने एक्colades मिल चुके थे तब तक इस मिलिशिया फोर्स को, कि इसको फिर फॉर्मलाइज करा गया। तो इसका नाम पड़ा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। उसका वो ट्रेनिंग सेंटर है जो आज की डेट में श्रीनगर में है, जिसमें अशोक चक्र हो, वीर चक्र हो, बहुत ऐसे अवार्ड्स एंड मेडल्स हैं। 48 से मेरे ख्याल से ये सबसे पुरानी रेजिमेंट होगी, बिकॉज 48 से जितनी जंग लड़ी गई है हमारे देश में उस सब में ये रेजिमेंट इन्वॉल्व थी। एंड औरंगज़ेब की भर्ती भी 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में। और इसके करीब 2 साल बाद 44 राष्ट्रीय राइफल। हाँ, मतलब वो एक डेप्यूटेशन होता हाँ, है हाँ। जिसमें आप जाते हैं, तो फिर वो 44 RR गए थे। और इन दोनों रेजिमेंट के बारे में, यानी राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में आपको पढ़ना हो तो इस किताब में विस्तार से इसके बारे में किस्से दिए गए हैं। थोड़ा आप आएँ तो किताब का प्रचार भी ज़रूरी है। बिल्कुल। ये सब बातें तो हमने तसल्ली से कर ली। एक मेरा आखिरी चला चली की बेला वाला ही सवाल है जो इस किताब से अलग है किताब के बारे में ही। वो ये कि ये बताइए कि हमारे तमाम ऑथर आते हैं किताब वाला में, और तमाम ऐसे भी हैं ऑथर जो ऑथर तो हैं लेकिन किताब वाला में नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। तो ज़रा ये बताइए कि एक किताब लिखने की क्या प्रक्रिया होती है? क्या ये इतनी ही व्यवस्थित होती है कि हम लैपटॉप कीबोर्ड लेकर बैठे? ये आखिरी सवाल है। और हमने पहला चैप्टर लिखा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा, या ऐसा होता है कि हमने 10वां चैप्टर लिख लिया, फिर हमको लगा कि नहीं यार जम नहीं रहा है, थोड़ा और पीछे से कहानी शुरू करनी चाहिए, फिर हमने और पीछे करा, पीछे लिखते लिखते फिर जब 10वें चैप्टर पे आए तो लगा ये क्या ही लिख दिया है, तो फिर हमने सब हटाया, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया तो नहीं होती होगी। कई लोग हैं जो, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई लोग हैं जो किताब लिखना चाहते हैं। मेरे पापा भी चाहते हैं मैं किताब लिखूँ, उन्हें नहीं पता मैं नहीं लिख सकता। तो जो किताब लिख रहे हैं या उनके दिमाग में कोई रॉ आइडिया है, वो कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अपने आइडिया को आगे रख सकते हैं? थोड़ा बडिंग ऑथर्स के लिए भी कुछ टिप्स हो जाए। आपका आखिरी सवाल है, बट मैं थोड़ा विस्तार में बताऊंगी क्योंकि मैं राइटर हूँ। तो जैसे मेरी दूसरी किताब है, पहली किताब थी ऑपरेशन खुकरी, जो हमने कोविड टाइम में लिखी थी, मैंने और मेरे फादर ने मिलकर। आप अपने पिताजी का? मेजर जनरल राजपाल पूनिया, उनने ऑपरेशन खुकरी का जो ऑपरेशन था अफ्रीका में सन 2000 में, वो ऑर्केस्ट्रेट करा था, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो वो किताब जब हमने लिखनी शुरू करी, हमारे पूरे ख़ानदान में कोई राइटर नहीं है, हम पहले ही थे जिनने ये सोचा कि हम लिखेंगे, तो हमने किताब लिख ली। उसके बाद किताब लिखना एक चीज़ है जो आई एम श्योर कोई लिखना चाहता है, वो किताब लिखने के लिए कोई रोक नहीं है कहीं, आप लिखो, मेन होता है उसका छपना। हाँ बिल्कुल। लिख आपने दी ऑपरेशन खुकरी, हमने ऑपरेशन खुकरी थोड़ी सिस्टमैटिक, जैसे आपने बोला राइटिंग प्रोसेस में इसीलिए थी क्योंकि शायद मैं भी अपने सारे ड्राफ्ट मिला लूँ तो 1-1.5 किताबें होंगी। हाँ, तो शायद मैं अपने फादर के साथ को ऑथर कर रही थी, एंड फौजी बड़े सिस्टमैटिक होते हैं अपने काम को लेकर, तो मेरे ख्याल से उस चक्कर में ऑपरेशन खुकरी लिखने में भी थोड़ी सिस्टमैटिक थी, ये काफ़ी अलग थी, मैं आपको बताऊंगी। तो ऑपरेशन खुकरी हमने लिख दी। अब मुद्दा ये था कि लिख तो दी, इसको छापेगा कौन? तो आप मानेंगे नहीं, मैंने घर बैठे जितने पब्लिशर हैं आज की डेट में हमारे देश में, उन सबको ईमेल पे प्रपोजल भेजा है, और फिर प्रपोजल भेज के हम बैठ कैसे भेजा जाता है पब्लिशर को प्रपोजल? उनकी, अब ये मेरा सिस्टम था, मोटा मोटी बता दीजिए। उनकी वेबसाइट पे एक ईमेल एड्रेस लिखा होता है, राइट टू द एडिटर, जो कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता मुझे नहीं पता, जितने पब्लिशर हैं सबकी, कई लोगों को लगता है कि आपके बड़े कनेक्शन होंगे
पब्लिशर के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हमने ईमेल करा और मेरे को किसी पब्लिशर ने जवाब नहीं दिया सिवाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के, कहीं से जवाब नहीं आया। और फिर हमारी बुक, पहली बुक छपी। ये जब आपने ऑपरेशन खुखरी लिखी थी, ऑपरेशन खुखरी लिखी, तो तब मैंने सीख लिया सिस्टम। उसके बाद ना आप 1-1.5 साल पब्लिशर के साथ काम करते हो, आप सीख लेते हो। तो जब राइफलमैन औरंगजेब लिखने की बात आई तो पहले मैं पब्लिशर के पास गई कि मेरे को किताब लिखनी है। मैंने अपना प्रपोज़ल भेजा उनको कि ऐसे ऐसे सोल्जर हैं, मुझे इनकी बायोग्राफी लिखनी है, और उनने अपना गो हेड दे दिया कि ठीक है आप लिखिए, हम छापेंगे। फिर मेरा लिखने का प्रोसेस शुरू हुआ। अब मैं फ़ौजी नहीं हूँ, मैं इतनी सिस्टमेटिक भी नहीं हूँ, मैं एकदम अनऑर्गेनाइज्ड हूँ जब मैं लिख रही हूँ। तो मेरी रिसर्च वगैरह उसमें तो मैं पता नहीं कहाँ LOC तक पहुँच गई थी। बट फिर जब वो बैठ के लिखने की बारी आई, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक लिखते हो, नहीं, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो लिखना शुरू करती हूँ। वो मेरा तरीका है कि मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ऐसी कहानी जिसका एंड हमें पता है, जो बहुत ही सैड एंड है, पर हमें एंड पता है, तो मैंने पहले वो लिख दिया। फिर किसी दिन अगर मेरी राज बेगम, उनकी मदर हैं औरंगज़ेब की, उनसे बात हो गई और वो चाहे उनने अपने इमोशंस व्यक्त करे फ़ोन कॉल पे या कुछ करा, तो उस दिन मेरा दिमाग अलग तरीके से चल रहा है, तो मैंने उनकी मदर का एंगल लिख दिया। फिर किसी दिन बड़ी ऐसे देशभक्ति टाइप आ रही है तो आप ऑपरेशंस लिखने शुरू करते हो। तो आप चैप्टर बना कर नहीं लिखते हो, आप आपके दिल में जो आ रहा है आप वो लिखते हो। जब आपने वो लिख लिया फिर आप उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हो। फिर आप बैठ के सोचते हो कि अगर मैं रीडर हूँ तो ये कहाँ से कहानी शुरू होनी चाहिए और कहाँ जानी चाहिए कि मेरे एक रीडर का इंटरेस्ट बना रहे। आजकल ये रील वील के चक्कर में इंटरेस्ट, अटेंशन स्पैन भी तो इतना कम है कि उसको वो 250 पेज तक इकट्ठा वहीं बिठाए रखना कितना मुश्किल है। रील से याद आया, दीपक रीलें कटवा लेना। तो उस चक्कर में मेरा सिस्टम यही है कि मेरे जो दिल में आता है मैं वो लिखती हूँ, फिर बाद में वो कंसोलिडेट होके कैसे चैप्टर बनता है। और मेरे मन में एक कहानी ना चलती रहती है, मेरा थोड़ा अलग सिस्टम है। अभी मैं आपके साथ भी बैठी हूँ तो मेरी ज़िंदगी की कहानी ना अभी चले जा रही है जिसमें मैं मेन कैरेक्टर हूँ। तो मेरी इस बुक में औरंगज़ेब मेन कैरेक्टर है और एकदम एक मूवी की तरह हमने इसको फ्रेम कर दिया शुरुआत से फिर एंड तक। चलिए, एक अच्छा आपने टिप्स दे दिया कि जो लोग किताब लिखना चाह रहे हैं वो पहले अपना प्रपोजल कहीं से पास करा लें, उसके बाद ही ज़्यादा मेहनत करें। उसके बाद की फ्रस्ट्रेशन फिर बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, एक जो नए नए लिखना चाह रहे हैं उनके लिए भी टिप्स हो गए और खूब सारी बातें हो गई औरंगज़ेब की भी, और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की भी, 44 राष्ट्रीय राइफल्स की भी, और इस किताब की भी जो मेरे हाथ में, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ राइफलमैन औरंगज़ेब, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन, और दामिनी पुनिया जी ने लिखा है, जो आज हमारे साथ किताब वाला में मौजूद रहीं। बहुत शुक्रिया आपका इतनी बहादुरी के किस्से साझा करने के लिए, उनको लिखने के लिए और यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।